नमस्ते। लल्लन टॉप की चुनावी टीम इस वक्त शहर रक्सौल में है। ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में आती है ये जगह, और बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है। इस तरफ रक्सौल पड़ता है, उस तरफ नेपाल पड़ता है। हम यहाँ जिस जगह पर है वो रेलवे गोदाम के पीछे का इलाका है। यहाँ हमें पता चला कि यहाँ 6 वार्ड में तकरीबन 15,000 की आबादी रहती है और 10,000 के करीब वोटर हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत, इस वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस रेलवे गोदाम से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुले में पड़ी रहती है कोयले का जो बुरादा होता है वो, और वो लोडिंग अनलोडिंग के वक्त, और वो भी वैसे भी जब वो पड़ा रहता है तो हवा से उड़ता है और उड़कर अगल बगल के इलाकों में पहुंचता है। और इसकी वजह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोगों को सांस से जुड़ी गंभीर परेशानियाँ हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, और भी कई किस्म का, जैसे वाटर लेवल में, जैसे पानी में उसका मिल जाना पानी के प्रदूषण का कारण बन रहा है। वायु प्रदूषण तो है ही। तो किस किस तरीके की उनकी दिक्कत है, उनकी क्या शिकायतें हैं, और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को कई बार ये कहा। हम उनसे बात शुरू करें इससे पहले हम आपको थोड़ा परिचय दे दें। इस चुनावी माहौल में कौन 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच मुकाबला है। संजय जायसवाल जो 2009 और 2014 दोनों बार यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बने। 2008 से पहले ये सीट बेतिया लोकसभा क्षेत्र के तौर पर जानी जाती थी, फिर परिसीमन हुआ और उसके बाद ये अब पश्चिमी चंपारण की सीट मानी जाती है, मतलब इसका नाम ये है। और उनके मुकाबले खड़े हैं ब्रिजेश कुशवाहा, जो RLSP जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो अब हम इस बैकग्राउंड में लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रंजित सिंह। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। आप क्या बता रहे थे, क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की इस रेलवे गोदाम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। हम व्यापार के खिलाफ नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन के खिलाफ है। पॉल्यूशन फैलाया जाएगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, और इससे पहले भी करते आए हैं। मैम, यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ के पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बार बार बताया जाता है कि हमारे साथ ये समस्या है, लेकिन समाधान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। किस किस को ज्ञापन दिया? कभी कोई शिकायत की किसी से? प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, यहाँ के तमाम अधिकारियों को दिया गया है, DRM को, GM को, सबको बताया गया है। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सही ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रहा है। कब शुरू हुआ ये मामला? ये दिक्कत कितनी नई पुरानी क्या है? ये लगभग 2012 से चल रहा है। 2012 से आंदोलन कर रहे हैं इसके लिए हम। कोई है क्या डॉक्यूमेंट है इस बात को दिखाने के लिए कि इसकी वजह से ये प्रदूषण हो, मतलब लोगों को कोई बीमारी हो रही हो, इसकी पुष्टि के लिए कोई है आपके पास? बहुत सारा पेपर है। ये हमें कागज दिखा मैम, रहे जैसे हैं। कि ये अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, हाई कोर्ट का भी इसमें पेपर इंक्लूड है। ये रहा, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। एयर पोल्यूशन ये आप लोगों ने दिया था, अनिल कुमार रीजनल ऑफिसर ने दिया था, आवेदक थे, ठीक है। ये दिया गया था गुड्स सुपरिटेंडेंट रक्सौल रेलवे। और ये आपका मतलब वो है जो आवेदन होता है उसकी वो है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका जांच किया है। अच्छा, इसमें लिखा है, इसका विषय है कि एयर पोल्यूशन ड्यू टू रेलवे साइडिंग एट रक्सौल जंक्शन, रक्सौल ईस्ट चंपारण। इन रेफरेंस टू अबव सब्जेक्ट इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट रक्सौल रेलवे साइडिंग का इंस्पेक्शन हुआ था बोर्ड के द्वारा, पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा 17/6/2017 को, और उन्होंने पाया कि लूज पार्टिकल जो डस्ट है और वो पूरे एरिया में फैले हुए हैं लोडिंग और अनलोडिंग की एक्टिविटीज़ के दौरान। और डस्ट सेपरेशन सिस्टम, मतलब किसी तरीके से उस डस्ट को कंट्रोल में करने का मैकेनिज़्म यहाँ नहीं पाया गया एक्टिव। और जैसे कि वाटर स्प्रिंकलिंग, थोड़ा पानी का छिड़काव कर दो ताकि वो हवा में न उड़े, और ये सब, या केमिकल सेपरेशन, या फिर उसे ढकना, इस तरीके की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं पाई गई। खुले में वो उड़ रहा है। विंड ब्रेकिंग वॉल और सिंपल बाउंड्री, जैसे होता है कि आपने एक 4 दीवारी बना दी और 4 दीवारी के अंदर उस मटीरियल को आपने कैद किया और
और ताकि वो इधर उधर ना फैले, तो वो भी नहीं पाया गया। तो लिखा गया यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड एंड इन्फॉर्म टू द बोर्ड विद इन 15 डेज टाइम। मतलब दिया है, पोल्यूशन बोर्ड ने कहा है गुड्स सुप्रिटेंडेंट रक्सौल रेलवे साइडिंग को लिख कर दिया था कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूरी कार्रवाई करें, ठीक है, ज़रूरी काम करें और उसके बाद 15 दिन के भीतर आप हमें सूचित करें कि आपने क्या काम किया है। तो इस पे काम हुआ? नहीं हुआ मैम, कोई काम नहीं हुआ। जो ये हुआ है यहाँ दिखावे के लिए हुआ है, 10 फीट का खड़ा किया गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। ये डंकन हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है, डंकन हॉस्पिटल है यहाँ पर रक्सौल में, 200 बेड का हॉस्पिटल है, उसकी है। इसमें लिखा हुआ है कि we would like to bring a few matter of concern for your kind pursuit and action for the clinkers. The raw materials for cement factories are brought here through railway containers and is मतलब कि लाया जाता है रेलवे कंटेनर्स के थ्रू रॉ मटेरियल कच्चा माल, और उसको यहाँ पर रक्सौल रेलवे गोडाउन पर स्टोर किया जाता है और उसके बाद यहाँ ट्रकों में भरकर नेपाल भेज दिया जाता है। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान, ये जो क्लिंकर्स हैं, इनकी लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान धूल उड़ती है, एयर पोल्यूशन होता है, जो कि यहाँ इस अगल बगल के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बहुत गंभीर उनकी दिक्कत बन गई है। और इनका लिखना है मेनी ऑफ द पेशेंट्स विजिटिंग आवर हॉस्पिटल, इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर मरीज़ जो इनके पास आते हैं उनको अस्थमा, टीबी और इस तरीके से की और भी सांस से जुड़ी दिक्कतें उनमें पाई जाती हैं। और अस्पताल द्वारा लिखा गया है कि अगर अभी इसकी मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया और काबू नहीं पाया गया तो इससे बहुत इट विल एंड अप into serious dreadful diseases which will adversely affect the people living here। ठीक है, तो ये भी है। हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, 60 में से 40 लोग आरटीआई से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं। ये इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मुहर लगी हुई है और ये है मेडिकल कैंप लगा था यहाँ 2/7/2016 से 3/7/2016 तक। इसमें लिखा है कि ये देखिए नंबर ऑफ पेशेंट का आए 60, इनमें आरटीआई का मतलब जो रेस्पिरेटरी वो होती है, सांस से जुड़ी परेशानियां होती हैं, उसके पेशेंट्स की संख्या है 40 और उनका इलाज भी किया गया। तो ये लिखा गया यहाँ 2/7/2016 को तो 40 पाए गए और 3/7/2016 को 150 लोग जो पेशेंट आए कैंप में, उनमें से 75 को सांस संबंधी परेशानियाँ पाई गई। ठीक है, तो मतलब इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। बीमार पड़े हुए हैं उन लोगों का है ये मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, ये उनका है। हाँ, हम भी जहाँ तक अपने आँखों देखे की बात है, जो हमने देखा, हम वहाँ से चल के इधर आ रहे थे और जगह जगह पर कोयले के बुरादे का ढेर देखा हमने और मतलब हर जगह एकदम मटमैला सा हो रखा है और हमने मुंह ढक रहा था, हम खांस रहे थे, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी हमको। तो ये दिक्कत तो है। अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? अमलेश कुमार। आप क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपना दुकान है। इसी इलाके में घर है आपका? हाँ, मेरा घर यहीं पास में है। तो ये आप लोगों के यहाँ इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा है आपका? हम लोग के लिए तो ये पॉल्यूशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग तो ऐसे जगह है जहाँ नेपाल के लिए डस्ट जाता है, ये डस्टी कार्गो, क्लिंकर हो, कोयला हो, ये सभी खुले में उतारा जाता है और इससे जो धूल उड़ती है वो हमारे घरों पर छा जाती है और हमारे बच्चे सांस की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हम लोग ऐसे हो रहे हैं। एक बार ये धूल देख लीजिए कि जो उड़ रहा है, जो गिर रहा है, उसको कैसे उड़ रहा है और ये सब हमारे घरों में जाएंगे। ये दिन भर होता रहता है? जी, ये दिन भर होता है। दिन का पैसे तो 365 दिन, 365 दिन, सालों के 365 दिन जब करते हैं। अगल बगल की इमारतों का भी रंग ऐसे ही बदरंग हो गया है। आप तो समझ जाइए कि जिस कलर से पेंट कराए उस कलर का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ काला ही दिखाई देगा आपको। कलर कोई भी लगा ले, लेकिन ये जो है इसका धूल बैठकर उसके मकान को काला कर देता है। अच्छा, घर के अंदर बिस्तरों को काला कर देता है। आपका नाम क्या हुआ? तैमुल्ला। यहीं इसी इलाके में घर है? यहीं रहते हैं। तो कोई आता है जनप्रतिनिधि जब आपके यहाँ वोट मांगने, तो ये बताते हैं? बहुत बार बोला गया, जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के सोया हुआ रहता है लोग। यहाँ पे इतनी समस्या है कि रेलवे से लाइन में कितना आदमी कट जाता है, लेकिन यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं है, ना कोई रोड है, ना कोई व्यवस्था है।
स्वच्छ भारत में मोदी जी हर जगह सफाई कर रहे हैं, लेकिन सारे देशों का पॉल्यूशन सिर्फ रक्सौल में आके बैठा हुआ है। और यहाँ का जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बीजेपी के होते हुए भी आज तक कोई ना विकास है यहाँ पे और ना कोई इसके पॉल्यूशन के बारे में कोई सुनवाई है। मरता है तो मरने दो, लेकिन इन लोग जनप्रतिनिधि को आज तक कोई बात का फर्क नहीं पड़ा है। हमको ये बताइए, हाँ बच्चों, ये लोग भी बताएंगे। ये क्या इनको पता है क्या दिक्कत है? बाबू आपका नाम क्या हुआ? पल्लवी कुमारी। परी? पल्लवी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 2। क्लास 2। यहीं रहती हैं क्या? तो यहाँ क्या बताने आई हैं? यहाँ बहुत पोल्यूशन है। अच्छा, आपको ये किसी ने सिखाया है बोलने के लिए? किसने सिखाया? बच्चों को तो नहीं पता होगा, बच्चों को पता है पोल्यूशन के बारे में। अच्छा बताइए, आप क्या बोल रही हैं? बताइए, क्या यहाँ बहुत पोल्यूशन है? अच्छा, कैसा पोल्यूशन है? बच्चों से नहीं, बच्चे इसके लिए ऐप्ट नहीं है बातचीत के लिए, है ना? आप लोग उनको मत लाइए, उनसे बात करते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि क्या इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियमों का पालन किया जाए और यहाँ गिराया जाए। हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन अगर उसके नियम का पालन नहीं होता है तो फिर 2 दिन से बैठने जा रहे हैं आंदोलन पे हम। आंदोलन, पिछले आंदोलन का क्या हुआ? हमने सुना एक बार और किया था आंदोलन। जी हाँ, आंदोलन तो 2 बार 3 बार किए हम। हमेशा आश्वासन मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है। कौन आता है आश्वासन देने? यहाँ नेता लोग आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होने का कारण है कि ये माफिया जो हैं पूरा पैसा बांट रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए पर रेक बांटते हैं ये लोग, इसके वजह से नहीं होता। माफिया? कैसे माफिया? क्लिंकर माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, ये सब तो माफिया ही तो हैं। वो क्या करते हैं? वो यहाँ से माल उठा के ले जाते हैं नेपाल के लिए और उसमें अच्छा खासा ये कमीशन देते हैं यहाँ के पदाधिकारियों को और भी बहुत सारे लोगों को, जिसकी वजह से यहाँ बंद नहीं हो पा रहा है। तो आपका कहना है कि जितनी हमको आपकी बात समझ आ रही है कि इसमें खर्चा लगेगा, है ना? जी हाँ। ये सब मतलब जो भी नियम मानने के लिए जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं उनको करने के लिए खर्चा लगेगा और इसमें लगेगी लागत। तो वो अभी बिना इसके काम चल रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं नहीं, क्या? इनके पास पर्याप्त जगह भी नहीं है। अच्छा, रेलवे के पास, इंडियन रेलवे के पास पर्याप्त जगह नहीं है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नियम का पालन कर सके ये लोग, लेकिन इसके लिए पानी का छिड़काव कर सकते हैं, तत्कालीन उसका राहत देने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब ये व्यवस्था कब से चली आ रही है? ये जो ये यहाँ पे करीब 15 साल से। 15 साल से। और तब यहाँ पे कितनी आबादी हुआ करती थी? बहुत कम। बहुत कम। हाँ, जब यहाँ हम लोग थे तो 5 आदमी का ही घर था, आज तो बहुत सारे घर हो गए हैं। फिर ये घर मतलब ये सब मतलब जमीन खरीदी गई है और लीगल है सारा? आबादी लीगल है? मैम ये घर जो देख रही हैं, इस घर के बाद इधर टोटल अनलीगल है, उधर का लीगल है। अच्छा, ये अगर मतलब उसको सीमा मान लें तो उधर के उधर जितनी है वो लीगल है, इधर जो वो झोपड़ियाँ बनी हुई है अनलीगल वो है। illegal जी। तो जब ऐसा था, इस तरह की व्यवस्था थी, इतने समय से चली आ रही थी कि खुले में रखते थे और जो भी करते थे, तो फिर इन्होंने यहाँ पे जमीनें क्यों बसने दी, घर क्यों आता था? बसने दिए? कुछ नहीं था यहाँ उस वक्त एक गड्ढा था, पानी भरा हुआ रहता था यहाँ पे। जिस वक्त हम लोग रहते थे, जितना स्वच्छ हवा यहाँ का था, हम लोग सोचते थे कि भाई इससे बेहतर जगह हम लोग के लिए दूसरा होगा ही नहीं। अच्छा, मुंबई दिल्ली को भी हम लोग इससे बेटर नहीं मानते थे। 2006 से हुआ, 2006 से ये भरा गया है। 2006 से? 2006। नाम बताइए पहले। नाम मेरा वो रितेश कुमार और मैं यही रहता हूँ। सामने मेरा घर यहाँ दिख रहा है, वो 2 मंजिल के जो देख रहे हैं आप, सामने तीनों मेरा पटदारी है, मेरा लोग हम लोग यहाँ मेरी माता जी लोग भी आई हैं और मेरी एक चाची है ऑलरेडी सांस से पीड़ित हैं। यहाँ पर 2006 के बाद से पहले ये सब टोटल एरिया खाली था, ये सब भरा गया पार्टी के द्वारा। ये बताती है नेपाल रेलवे ट्रैक है, ये ट्रांसपोर्ट्स है। यहाँ के पार्टी क्या बताते हैं, हमने इसको लीज पे लिया हुआ है, हमने इसको लीज पे लिया हुआ और ट्रांसपोर्ट परिवहन का काम कर रहा है ये नेपाल ट्रैक, रेलवे नेपाल ट्रैक। और ये अपने आला अधिकारी नेपाल रेलवे अपने जीएम से मैंने बोलते कि हम जीएम लेवल पर हम लोग इसको मिली भगत करके, और मैंने हाई आगे तक की भी बात ये नहीं गई है, ये जीएम तक मिली भगत करके ये अपना ये लीज करके इसको भर लिए। भरने के बाद इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम गाड़ी यहाँ रखेंगे, पॉल्यूशन की कोई बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पूरा क्लिंकर, तो क्लिंकर के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। क्लिंकर यहाँ से भी कम है। अभी इस समय में कोयले का जो आप देख रही हैं अमाउंट, जिसका सामना आपको करना पड़ा और अभी आप कर रही है, और हम लोग लगातार 10 सालों से भी कर रहे हैं, 10 साल से अबव से कर रहे हैं। और इसका विरोध करने पे यहाँ पे हमेशा धमकी भी मिलती है, थ्रेटनिंग भी मिलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सही बात है? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आवेदन दिया गया है, आवेदन दिया। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब अहमद। वो आप क्या कह रहे हैं, धमकी कौन देता है?
धमकी वही माफिया लोग देते हैं, बालू माफिया, कोयला माफिया। क्या कहते हैं कि मत जाओ, मत उठाओ मुद्दा? हाँ, क्यों विरोध करते हो तुम लोग? जान से मार दिया जाएगा, पूरे झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। अधिकारी और कार्यकर्ताओं को धमकी दिया है, जान से मारने के लिए आवेदन दिया गया। अभी मैडम, अभी कुछ दिन पहले मैंने आवेदन भी दिया था थाना में, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमने कोयला रोकने के लिए हम और ये हमारे मुन्ना चाचा बगल के हम लोग गए सामने, बिल्कुल मेरे घर के सामने वहाँ गिर रही थी, उसका पेपर में भी छपा हुआ। मेरे किचन का वीडियोग्राफी अभी इसका, जो किचन के अंदर तक ये डस्ट जा रही थी। हमने बोला भैया तुम इधर गिरा रहे हो, अब तुम वहाँ गिराओगे तो वहाँ से इसके मेट लोग आए, बोलने लगे कि क्या करेंगे, गिराओगे क्या, तुम कर लोगे। मैंने धक्का धुक्की वाला मैटर आ गया था वहाँ पे। हम लोग उस समय थाना को तुरंत कॉलिंग किए हैं, वो मेरा अभी कॉल रिकॉर्ड भी है, थाना पर से बात हुआ है। वो थाना को कॉल किया, थाना ने अपना गाड़ी भेजा, बोला ठीक है आप लोग सारे वार्ड वाले लोग अपना आवेदन दे। हमने लगभग 84-85 आदमी का साइन करके दिया। 24 घंटा तक कोयला बंद थी, लेकिन शाम को ये लोग गए थाना में बात किया, उसके बाद से फिर गिरना शुरू हो गया। इन्होंने बोला क्या थाना प्रभारी ने कि रितेश जी ऐसी बात है, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, थोड़ा ऊपर आपको ऊपर से लेटर भिजवाना पड़ेगा। यानी कि मेरे लेवल की बात नहीं, ऊपर से लेटर भेजना पड़ेगा, ये काम हो जाएगा। नागरिक के लेवल की बात नहीं है, नहीं ये मेरे लेवल की बात नहीं है। अच्छा, उनके लेवल की डील बात नहीं है। हमने जनहित याचिका 84-85 आदमी का पिटीशन दाखिल किया, सेम उसके नेक्स्ट होकर जिस दिन गाली मुका हुआ। रितेश जी 1 मिनट, अब हम थोड़ा ना इस स्थिति को थोड़ा और विस्तृत रूप से समझने के लिए, ये हमारे साथ इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं गणेश शंकर जी, यही रक्सौल में रहते हैं, वो हम उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए हमको। एक्चुअली ये मामला काफ़ी पुराना है। जब जिस समय ये रेलवे की ये गार्ड हुआ था, ये जो बीच की जो रेलवे है, ये नेपाल रेलवे साइट बोला जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये उसका बजाते नेपाल सरकार का लीज है। बशर्ते यही है कि धीरे धीरे गरीबी, जो जितने लोग हैं इस साइड के, जितने भी लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं है, काफ़ी गरीब तबके के लोग, वो धीरे धीरे ज़मीन सस्ता होने के चलते धीरे धीरे यहाँ अपना मकान खरीदे और यहाँ बजाते वोटर भी है। और इन्होंने द्वारा लगभग 6-7 साल से लगातार इसके लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। बशर्ते आंदोलन करने के बाद भी, जब भी आंदोलन होता है, हम लोग अपने स्तर से कवरेज भी करते हैं। केवल इन लोग को आश्वासन मिलता है, और जो सरकारी मानक इसका है, डट्टी कार्गो जो यहाँ उतरती है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ है, उसके लिए बार बार इन लोग के द्वारा आंदोलन किया जाता है, मगर आंदोलन का कोई अभी तक निदान नहीं हो पाया है। मात्र अभी तक उतने दिनों में मात्र जो 20 फुट का, मेरी जानकारी में है कि 20 फुट का डट्टी कार्गो के लिए 20 फुट का दीवार होना चाहिए। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीना पहले मात्र 10 फुट का दीवार यहाँ से वहाँ तक करके इन लोगों ने खाना पूर्ति किया है। हमको ये बताइए कि जब लोग इतने परेशान हैं, आप 6 वार्ड की बात बता रहे थे, 10,000 वोटर बता रहे थे, जब वो सब पीड़ित है, तो क्या रक्सौल में, ठीक है, इस इलाके में ये एक चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा है, बशर्ते यही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि आपसी यहाँ द्वेष है, राजनीति में आपसी द्वेष है, क्योंकि यहाँ पार्टी के जो है विधायक और संजय जायसवाल दोनों आपस में एकजुटता नहीं है। तो बीजेपी के तो विधायक है ना? विधायक बीजेपी के ही हैं। बशर्ते यही है कि दोनों मिल के काम नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि मजबूरी है कि आज संजय जायसवाल आज तीसरे टर्म के हैट्रिक बनाने की कोशिश में उम्र में है। आज पहली बार आज उनको नंदकिशोर जी के एक कार्यक्रम में साथ में देखा गया। अच्छा। जबकि कभी साथ में भी नहीं मिलते हैं हमारे स्थानीय विधायक उनके। तो काम के स्तर पर विधायक का और सांसद का कोऑर्डिनेशन नहीं है, नहीं होने के चलते स्थानीय जनता उससे आहत होती है। अच्छा, और उनसे संपर्क हो पाता है? जनता का संपर्क भी नाम मात्र है, क्योंकि उनके जो शागिर्द लोग हैं वही से वो केवल घिरे रहते हैं, सांसद और विधायक, जिसका खामियाजा हमको लगता है कि अब की चुनाव में उनको अच्छा भुगतना भी पड़ सकता है। हाँ, महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं आई हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। चाची, आपका नाम क्या हुआ? रेणु देवी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? यही है बगल में, जो दुताला है ना, पीला वाला। क्या बताना चाहती हैं क्या आप? होता है, वही कोयला का मैटर में बताना चाहते हैं। कहिए। वो बहुत ज़्यादा क्लिंकर उड़ रहा है, इतना कि घर ही गंदा नहीं है, यहाँ पर भी हानि हो रहा है सांस के द्वारा। बच्चे सब को भी उसी तरह, किस किस को मास्क पहनाया जाएगा, इसलिए बहुत हानि हो रहा है। हम लोग क्या कहें, यही सब कह सकते हैं। यहाँ से कोयला हटाना, दूसरा जगह अपना अड्डा डाले कोयला का। आपका नाम क्या हुआ? यही है, यही मकान। आपका नाम क्या हुआ? रीता देवी। क्या कह रही थी आप? कह रहे हैं कि बहुत प्रदूषण से हम लोग हैरान है, बच्चा के स्वास्थ्य भी नहीं, हम लोग के सीना में दर्द है, जब से कोयला गिरा है तब से इलाजे में लगे हुए हैं हम लोग, बहुत गंदगी से परेशान हैं। आपका नाम क्या हुआ? गीता देवी है। क्या कह रही हैं? हम लोग का किचन इतना गंदा हो जाता है कि हम लोग को साफ करते करते दिन जाता है। बहुत माने कोयला से और क्लिंकर से और बच्चा सबका तबीयत खराब हो रहा है। आ क्लिंकर के मारे किचन घर इतना गंदा रहता है कि साफ करने में हम लोग का हालत खराब हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप जब वोट, आपके पास वोटर आई कार्ड है? है। जब आप वोट देने जाएंगी तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे? कौन से मुद्दे होंगे?
क्या देखकर किस आधार पर आप वोट देते समय किस आधार पर फैसला करेंगे? हम एथी के क्या कहते हैं कहते नाम भूल गए हैं। नाम भूल गई। हाँ, मोदी के अथी में रहेंगे। मोदी जी को वोट देंगे। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अपने मतलब क्या क्या रहता है जब आप लोग, जैसे कई सारी शिकायतें होती हैं आप लोगों की, ठीक है, उसके बाद वोटिंग पैटर्न कैसे डिसाइड होता है कि फला नेता को वोट देना है या फला पार्टी को वोट देना है? आपके मुद्दे, आपकी परेशानियाँ उसका आधार बनते हैं या क्या होता है, कैसे तय करते हैं? आप लोग तय करती हैं या कोई बताता है? नहीं, हम लोग तय करते हैं। आप तय की हैं? हाँ, कि हम लोग एथी आंदोलन करेंगे कि हम लोग का घर बहुत एथी रहता है, बहुत एथी रहता है, तो हम लोग एथी करेंगे। परेशानी है तो हम लोग तो बोलबे करेंगे कि अपना हटाइए। पुरुष बताएं कि जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे, क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी को लोग छोड़ना नहीं चाहता है उनके बेस पे, काम के आधार पे, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो समझते नहीं इस बात को। वो समझते हैं कि मजबूरी है लोगों का वोट देना, इसलिए हमको वोट मिल जाता है, हम जीत ही जाएंगे। हमको लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक नारा चलता है, मोदी बहुत जरूरी है लेकिन संजय मजबूरी है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल क्या है इसका मतलब? युवा भी हिंदू तत्व को जोड़ते हैं, हिंदू तत्व से टोटल वोट मिलता है उनको। हिंदुत्व से वोट मिलता है मोदी जी? हाँ, अच्छा, हिंदुत्व क्या अभी है? मोदी के नाम पे वोट मिलता है, फायदा ये लोग उठाते हैं। अब इन लोगों को जब हम लोग को जरूरत पड़ता है उनको बुलाते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, तो वो आते नहीं है। तो क्या ज्यादा जरूरी हुआ कि जनप्रतिनिधि का आपसे सरोकार दिखाना या फिर दूसरी चीज है जो आपने हिंदुत्व का नाम लिया? नहीं, हिंदुत्व तो के जैसे मोदी, हम माने यहाँ के लोग इतना जुड़े हुए हैं मोदी के काम से, हर चीज से, कि मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसा है कि वो आके ना समझते हैं, ना सुनते हैं, ना बुझते हैं कि यहाँ कैसे होगा। सिर्फ यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या है, एक सेकंड, बस एक बात बताऊं, आप ही की बात जो आपने कही है उसी को सुनकर जो मेरे दिमाग में आया, मैं पूछ रही हूं आपसे कि एक तरफ आप जनप्रतिनिधि की शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ आप केंद्र में एक छवि हैं, एक चेहरा है, मोदी जी उनके नाम पर वोट देने की बात करते हैं। तो जब आपके जनप्रतिनिधि, जिनसे आपकी 100 शिकायतें हैं, आप उनकी शिकायतें छट्टा भर कर रहे हैं, तो जब वो जीत जाएंगे तो उनके काम का जो मार्कशीट तो वही होती है ना कि भाई चुनाव जीत गया नेता। तो आप एक तरफ असंतोष जता रहे हैं, इतनी शिकायत कर रहे हैं, फिर आप उनको प्रधानमंत्री जी के चेहरा देखकर आप उनको जिता भी देंगे, तो कैसे असेसमेंट होगा उनके काम का? तो हम लोग के साथ मजबूरी है, अब करें तो क्या करें, जाएं तो किधर जाएं, इसलिए वो बार बार यहाँ से जीत जाते हैं। और कोई ना विकास होता है, ना कोई सड़क है, ना नाला है, कोई तरह का सुविधा नहीं है। और किसी कैंडिडेट के बारे में जानते हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो? अब ब्रजेश कुशवाहा जी लड़ रहे हैं यहाँ से। कैसे कैसे कैंडिडेट है, कैसी छवि है? छवि तो उनका भी अब पहली बार आए हैं, छवि तो अच्छा ही है, लेकिन देखिए अब जीत किनकी होती है। अच्छा, आपने मोदी जी का नाम लिया, ठीक है, तो हम ये पूछेंगे, जैसे कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस ऐसे दिखा रही है कि उसके कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी होंगे, ठीक है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अभी आई राजनीति में, काफ़ी समय तक कयास चल रहा था चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी बनारस से, है ना? तो क्या लगता है उनके बारे में, क्या राय है राहुल और प्रियंका के बारे में? इस बार तो लगता है कि पूरे देश का जो मोमेंट है, हिसाब है, उस हिसाब से मोदी जी भी जाएंगे, लेकिन उनका जनप्रतिनिधि आके यहाँ काम नहीं करते हैं तो इनका तो उनको भी सजा भुगतना पड़ेगा, और राहुल गांधी भी आ सकते हैं। कैसे कैसे आपको राहुल गांधी को देख के क्या लगता है, क्या राय है उनके बारे में आपकी? बहुत अच्छी राय है, एक बार फिर इनको चेंज करके उनको लाया जाएगा ताकि उनकी सरकार बने। उनसे अब हम लोग को जो यहाँ का आज तक कोई नेता नहीं सुना, तो उनके जो जीतेंगे गठबंधन से, उनसे हम अपनी सारी बात रखेंगे कि ऐसा ऐसा हमारी समस्या है, उसको दूर करें, रोड चाहिए, ओवर ब्रिज चाहिए। बहुत यहाँ पे जाम लगने की बहुत दिक्कत है ना यहाँ पे, मतलब एक बार गाड़ी लेके निकल जाइए, फिर कितना बजे वापस आइए पता नहीं चलेगा। कोई मैडम, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जरा थोड़ी चीज़, ये कस्टम जब हम लोग जाते हैं नेपाल उस पार अपने गाड़ी लेकर,
ये नेपाली डोजर है, जरा इस तक देखा जाए, ये नेपाली डोजर है। ये 24 आवर्स यहाँ लगी रहती है पूरी गाड़ियाँ, जो कि कोई कस्टम परमिट इनका नहीं है 24 आवर्स रखने का। पक्की बात है, ये कस्टम परमिट नहीं है, कोई परमिट नहीं है, कोई नेपाली नंबर गाड़ियाँ ही है, कोई अब कोई परमिट नहीं है यहाँ पे। ये जगह पहले गड्ढा थी, इसको भर के इन्होंने माने डस्टी माने प्रदूषण फैलाने का इन्होंने काम किया। और दूसरी बात, हमारा जो मालूम होना चाहिए, रेलवे का यार्ड है यार, नेपाल रेलवे का यार्ड है हाँ, ना? नेपाली रेलवे का यार्ड में नहीं, नेपाली रेलवे का गलत वो नहीं बताइए, है। आप बताइए। नेपाली रेलवे का ये डोजर नहीं है, प्राइवेट आदमी का डोजर है। ठीक है, प्राइवेट आदमी का। एक बार उनको बताने दीजिए, है ना, वो बताइए आप। ये नेपाली यार्ड है, नेपाल का ये यार्ड है। रेलवे का जो अपना पीछे का जो जगह है रेलवे का यार्ड है, उसमें इसलिए नेपाली गाड़ी आराम से रह सकती है, उसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका नियमता कोई दिक्कत नहीं। मैडम, पर यहाँ कानून हमारा लागू होता है। अगर हमारा तो उनका होगा ना। हमारा जमीन अगर नेपाल में हो, एक मिनट मैडम, हमारा जमीन ऐसा है, देखिए लीज पे लिया हुआ है ना, नेपाल ने लीज पे लिया हुआ है ना, नेपाली उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो लीज पे रखा है, तो उन्होंने अपनी सुविधाएं रखी होंगी, ये भी तो हो सकता है ना, वो जानकार होंगे, बता रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है, देखिए दो देश का मामला, हर जगह आप नहीं नहीं। अच्छा अभी देखा जाए मैडम, हम लोग का जो नक्शा में रास्ता पास है, जो अभी जो बाउंड्री हुई है, हम लोग का जो नक्शा में रास्ता उसको उन लोगों ने घेर दिया और अपने माल को गिराने के लिए, प्रदूषण फैलाने के लिए इन्होंने खुलवा रखा है। माल तो सिर्फ इधर डंपिंग किया जाता है ना, सीधे गोदाम पे माल आए और चला जाए तो कम प्रदूषण होगा, पॉलिसी होगा, पोल्यूशन होगा, लेकिन डंपिंग इधर किया जाता है। इंडियन रेलवे और यहाँ के व्यापारी, ये दोनों को मिली भगत से यहाँ माल लाके यहाँ डंप किया जाता है ताकि इनका डेमरेज चार्ज बच सके। अगर यही माल अगर इंडियन रेलवे में पड़ता है तो लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, रेलवे को फायदा होगा। लेकिन यहाँ रखने से इन लोगों को रेलवे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यापारी को फायदा है। व्यापारियों को फायदा समस्या है, हम लोग को समस्या है। अच्छा हाँ, चलिए, हमने इसकी बात सुनी, हमने अपने ओवर ब्रिज की भी बात की, जाम की बात हुई, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उनकी बात हुई। ये हमारे वो 1 नंबर वार्ड के वार्ड हमको बताइए कि नहीं आप लोगों से बात की ना, अब हो गया, तो अभी हमको ये बताइए कि रक्सौल के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, कि 5 साल बाद बतौर रक्सौल के जो आप बाशिंदे हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, तो इन 5 सालों में क्या चाहते हैं कि आपके लिए और रक्सौल के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, जो भी सरकार आए? जाम से समस्या के मुक्ति के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास बनना चाहिए। दूसरा, रेलवे का टाइम शेड्यूल सही होना चाहिए, पोल्यूशन पे कंट्रोल होना चाहिए। सरिस्वा नदी शुद्ध होनी चाहिए, सरिस्वा नदी शुद्ध होनी चाहिए। क्या है अभी दिक्कत? हमने सुना काला पानी हो गया उसका। अरे मैडम क्या कहा जाए, हमारे देश में नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग भी हिंदू हैं, गंगा से आस्था है, और सामने ही हमारे घर के सामने मेरा भी जन्म यही हुआ है, कस्टम के सामने। 2 दशक से नदी का पानी वैसे ही है, काला एकदम ब्लैक। उसकी बात कोई करता है, कोई नेता, कोई नेता नहीं। अच्छा, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं है, किसी के मुद्दे में। अच्छा चलिए, नेता के मुद्दे नहीं है, नेता के मुद्दों में ये चीज नहीं है, जनता क्यों नहीं उठाती है? जनता उठाती है, लेकिन आवाज दबा दी जाती है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करता हूँ, मेरे आँख के सामने देखा गया है, यदि ये ब्रिटिश सरकार 27 एकड़ जमीन खरीदी, रेलवे ट्रैक बिछाया, अमलेशगंज तक रेलवे चल रही थी, तो उसको बंद क्यों कराया गया मैडम? इस पर सोचिए थोड़ा। एयरपोर्ट 1968 में बना, दूसरा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको चालू क्यों नहीं किया गया? किससे आप डर रहे हैं? विकास के नाम पर आई ठगाई मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? तो बंद किया जाए, विकास किया जाए मैडम। मतलब वो ओवरब्रिज बने, सड़क बने, नदी स्वच्छ हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो, और कोई मुद्दा है क्या? एयरपोर्ट चालू हो, और बताइए और कोई मुद्दा है? स्कूल, कॉलेज, इतने बड़े शहर में एक पार्क नहीं मिलेगा आपको बच्चों को खेलने के लिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। और बाकी स्कूल कॉलेज सब बढ़िया चल रहा है? सरकारी स्कूल किन्हीं का बच्चा जाता है? हर एक महीने में 1-2 आदमी सांड से, गाय से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, मर रहे हैं। नगर पालिका में आवेदन दिया गया कि इसको हटाया जाए, पर अभी तक एक भी गाय सांड यहाँ से नहीं पकड़ा गया। गाय तो बड़ा सेक्रोसेंट मुद्दा है ना इस देश में, गाय के आगे बात खत्म। गाय है, सांड है, तो उसको ले जाकर के आप गौशाला में तो रख सकते हैं मैम। गौशाला के नाम पे यहाँ उगाही हो रहा है, गौशाला हो रहा है, कैसा हो रहा है? संजय जी का गौशाला है वहाँ रखा जाए, संजय जायसवाल, सेवक संजय नाथ जी का। संजय नाथ जी, अच्छा। अब थोड़ा संजय में कंफ्यूजन हो जाएगा, सांसद महोदय का नाम है, तो आप थोड़ा पूरा नाम। तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ है, उसके बावजूद वहाँ गाय ले जाकर रखना चाहिए था। तो बोल रहे थे लोग बघा भेजेंगे जंगल में, वहाँ भी नहीं गया सांड। तो यहाँ तो आम आदमी घायल हो रहा है,
हम लोग बार बार यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को जानकारी देते हैं कि भैया यहाँ से गाय सांड को हटाया जाए, जो लवारिस पशु है उसको हटाया जाए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए, ये थी। तो आप लोग जब इलेक्शन जाएंगे वोट डालने के लिए तो क्या रहेगा दिमाग में? मुद्दे रहेंगे या जाति धर्म रहेगा? कुछ सोच नहीं मुद्दे मुद्दे ही रहेंगे। मुद्दे ही रहेंगे। जो हमारे मुद्दों का समाधान करेगा वोट उसी को मिलेगा। अगर हमारे सांसद महोदय ने मुद्दों का समाधान नहीं किया है तो हो सकता है कि उनको वोट न मिले, और अगर मिलता है तो आगे अगर दोबारा बनते हैं वो तो इन मुद्दों पर ध्यान दें और इस मुद्दे को दूर करें, इसका समाधान करें, न कि पिछले 10 वर्षों से जिस तरह सांसद महोदय बन रहे हैं और हमारी समस्याओं को अनदेखी कर रहे हैं। अगर आगे आने वाले में अगर बन जाते हैं तो ये समस्याओं को अनदेखी न करें, उस समस्याओं को हमने तो सुना कि यहाँ पे लोग वोट का बहिष्कार भी कर रहे थे। यहाँ का लोग वोट बहिष्कार तो कर रहा है लोग। बताइए। हाँ मैडम, वोट का बहिष्कार किए हैं। किए हैं? क्या निराशा है किसी से? निराशा है, सारे पार्टियों से निराशा है। चलिए, लोगों से बात करने में ये था कि आपको लगा होगा कि एक लिमिटेड तरह का, एक लिमिटेड इलाके के लोग हैं तो एक ही मुद्दे से जुड़ी एक ही परेशानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं, हमें रक्सौल की जो भी तमाम दिक्कतें हैं, जो लोगों को लगता है कि यहाँ के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए और जिन मुद्दों पर नेताओं का और पार्टियों का पक्ष देख के उनका जो वो है वो तय होना चाहिए, उनकी दावेदारी तय होनी चाहिए। तो हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में बात की। देखते हैं क्या हावी रहता है, मुद्दा हावी रहता है या जैसा कि होता आया है इधर उधर का सब फालतू बात हावी रहता है। चलिए, हमें बताइएगा कमेंट में हम और क्या कर सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।